अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चों हमने डिस्कस करना है एक्सेलरेशन को। लास्ट टाइम बेटा हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक था डिस्प्लेसमेंट और दूसरी थी वेलोसिटी। आज हमारे पास मोशन के दौरान एक तीसरा फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है, वो है एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप हेडिंग जहन में रखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी तारीफ क्या है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी ये है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दोबारा सुन लें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये नोट अपने जहन में रखेंगे। हमने बात किया है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से भी एक्सेलरेशन मौजूद हो सकता है। ये दो बात ज़हन नशीन कर लें। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने से भी एक्सेलरेशन बॉडी में मौजूद हो सकता है। जैसे आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं कि व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, जब कोई बॉडी सर्कल मूव कर रहा है, देन अ बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन। हालांकि सर्कल में मूव करते हुए अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा हो, फिर भी हम कहेंगे कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद है। क्योंकि सर्कल में मूव करते हुए जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, ड्यू टू विच इट हैज एक्सेलरेशन। तो पता ये चला कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से नहीं होता, बल्कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से भी बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद हो सकता है। दूसरी बात, फिर मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन। तो जो एक्सेलरेशन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वांटिटी, ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इसका जो यूनिट है, ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लिहाजा इसकी जो डायमेंशन बनेगी, मीटर की एल और सेकेंड की टी, तो एल टी माइनस 2 बनेगी। डेफिनेशन हो गई, क्वांटिटी हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गई। उसके बाद इसकी इक्वेशन याद रखेंगे, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये इसकी इक्वेशन होती है। फिर हम उसके बाद चंद डेफिनेशंस पे जाते हैं। एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। तो देखें इसकी तारीफ में जो है हमने कहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज इक्वल हो रही है, तो फिर हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यानी इफ चेंज in the velocity of a body is equal in equal interval of time, then body is said to be moving with uniform acceleration. इसी तरह if change in the velocity of a body is unequal in equal interval of time, then body is said to be moving with variable acceleration. तो ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज वक्त के बराबर वक्फों में बराबर होती है, तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज वक्त के बराबर वक्फों में
बराबर नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तीसरे नंबर पे आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट शान। जी, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई एवरेज एक्सेलरेशन की। लेट करें कि v1 आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी, वी चेंज टू द फाइनल वेलोसिटी v2 कह दें, या आप इनको vi और vf भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो आप इसको v2 माइनस v1, या आप इसको लिख सकते हैं vf माइनस vi, विच इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये जो डेल्टा होता है ये स्मॉल चेंज को जाहिर करता है, लिहाजा एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी, या आप लिख सकते हैं vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो एवरेज होता है इसकी लिमिटेशन होती है। बाज सिचुएशन में एवरेज से काम नहीं चलता तो फिर हम इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम which is so small that approach to zero is called instantaneous acceleration। किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन जो एक खास लम्हे के दौरान, वो लम्हा इतना शॉर्ट होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, तो उस दौरान जो आप एक्सेलरेशन नोट करते हैं वो उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट शान। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ये याद रखना, जब इक्वेशन लिखेंगे तो ए के साथ INST लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये जो लिमिट होती है, लिमिट हद को जाहिर करती है, यानी ये दो इंटरवल के दरमियान जो वक्फा है आप कम करते करते इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ये है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। वो आपका लम्हा इतना शॉर्ट होता है कि उस दौरान आपका जो एक्सेलरेशन होता है जो आप मेजर करते हैं वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। ये तो हो गई 4 डेफिनेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप समझ लेना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, व्हेन एक्सेलरेटर, जब आप किसी भी बॉडी का जो उसको आप एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो उस बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो इंक्रीज होती है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज इंक्रीज हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरह व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब हम गाड़ी के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, देन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे। इफ change in the velocity of body is increasing, then acceleration will be positive. If change in the velocity of a body is decreasing, then acceleration will be negative होगा। उसके बाद एक कंडीशन होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये मैंने आपको लास्ट वेलोसिटी में भी बताई थी कि इफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is equal to the instantaneous acceleration of a body, then body is moving with uniform acceleration। जब किसी भी बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए तो फिर याद रखना बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा।
तो ये तो बेटा हमारा था एक्सेलरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ बड़ी अहम चीज होती है। ग्राफ आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ग्राफ पे जाने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। कोई भी ग्राफ हो वो दो वेरिएबल्स के दरमियान ड्रा किया जाता है ऑलवेज। उनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हम ये कहते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब जरा गौर करो, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो यहां से यह साबित होता है कि एक्सेलरेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और फोर्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ग्राफ हमेशा इसी तरह दो वेरिएबल्स के दरमियान बनता है, एक उनमें से डिपेंडेंट होता है, एक उनमें से इंडिपेंडेंट होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट होता है वो ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस होता है और जो डिपेंडेंट होता है वो ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस होता है। यानी यहाँ कोई रट्टा नहीं होता। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रही है इसलिए वो अलोंग वाई एक्सिस है, आपको नजर आ रही है। और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है इसलिए वो एक्स एक्सिस में ड्रा किया गया है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल्स के दरमियान बनता है। एक इंडिपेंडेंट होता है विच इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा डिपेंडेंट होता है विच इज ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस। कोई भी ग्राफ हो वो आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। ये आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मैं आपको तीन बातें बताता हूँ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है। इसमें केस नंबर 1 है कि व्हेन द बॉडी मूव्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना जब भी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी और उस स्ट्रेट लाइन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये आपको ऊपर पहला ग्राफ नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो ये जाहिर कर रही है कि आपका बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यही आपको एक ऑब्जेक्टिव बताता जाऊं। ये ग्राफ अगर आपको पेपर में देकर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, तो याद रखना ये जो ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, लिहाजा ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास केस है, केस नंबर 2 है। अभी जो लास्ट मैंने आपको डायग्राम शो की थी कि उसमें यह है कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो तब भी जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है। लेकिन याद रखना वो जो स्ट्रेट ग्राफ होता है उसको हम डायरेक्टली वाला कहते हैं। एक मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है, ये इनक्लाइंड स्ट्रेट होता है। ये जाहिर करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। लेकिन ये जो अब आपके पास केस नंबर 2 आ गया आपके सामने, इसमें यह है कि व्हेन अ बॉडी मूव्ड विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा हो देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हासिल होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व्ड, ये आपको नजर आ रहा होगा कर्व्ड। हम इसको ये भी कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तब भी ठीक है। दोनों सिचुएशन में अगर वो ये कहता है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी या व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इन बोथ केसेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व्ड।
नेक्स्ट शान जी। अब इसी के अंदर मैं आपको बता दूं एक बड़ी अहम चीज जो हमें हासिल होती है, वो ये है कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है, आपको वो उसका जो एरिया होता है वो गिव डिस्टेंस देता है। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे। ये लास्ट जो इससे पहले डायग्राम मौजूद थी, आप अपनी बुक में देखेंगे, वहां कैलकुलेशन भी की गई है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करें तो वो हमें डिस्टेंस के बारे में मालूमात देता है। आपके सामने एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वी है। ये एक ट्राइंगल अगर आप बनाएं तो एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस में टाइम है, हाइट में वी है, तो ये बन जाएगा 1/2 वी इंटू टी। अब 1/2 वी जो है ये एवरेज वेलोसिटी को ज़ाहिर करता है, ज़रब टाइम है। तो जब एवरेज वेलोसिटी और टाइम ज़रब खाएंगे तो S इज इक्वल टू वी टी होता है, ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ से ये साबित होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये इसका अगर एरिया फाइंड आउट करें तो ये हमें डिस्टेंस के बारे में मालूमात फराहम करता है। तो ये ग्राफ के बारे में चंद मालूमात है जो मैंने आपको बताई, दोबारा सुन लें। पहली बात तो ये है कि ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल्स के दरमियान ड्रा करते हैं। एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है और डिपेंडेंट अलोंग वाई एक्सिस होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। तीसरी मैंने आपको बात बताई कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने आपको बताया व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड। कर्व्ड होता है, इंक्रीजिंग के साथ मूव कर रहा हो। और इसी तरह अगर बॉडी मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट इनक्लाइंड। स्ट्रेट होती है लेकिन इनक्लाइंड होती है। एक मैंने आपको और इंफॉर्मेशन बताई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया गिव डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस फराहम करता है। तो ये तो बच्चों आज के मैंने आपको यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और आज एक्सेलरेशन, साथ मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बता दिया। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन को।